ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2017 और 2019 दोनों ईयर्स में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अ मूविंग बोट इज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ। तो मान लेते हैं ये रिवर है ना, ये रिवर है और ये बोट है नाव, और ये क्लिफ है। तो इस क्लिफ के टॉप से, यहाँ से ना, इस बोट को हम ऑब्जर्व करते हैं, इस बोट को देखते हैं। फिर आगे की कहानी है कि A moving boat is observed from the top of a 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। ये क्लिफ से दूर जाते हुए हम इस बोट को देख रहे हैं। कहाँ से? इस क्लिफ के टॉप से। ओके, उसके आगे लिखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री इन 2 मिनट्स। है ना, 2 मिनट में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। इसको समझेंगे अभी हम। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर। ओके, इस बोट की स्पीड पूछी गई है हमसे। जब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 मिनट में 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है? तो अब मान लो कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, है ना, इस क्लिफ के बिल्कुल टॉप पे, है ना, ऊंचे पे चढ़ गया और इस बोट को देख रहा हूँ। तो अगर मैं सामने देखता हूँ तो मेरे आंखों से जो रे निकलेगी वो ऐसी होगी, है ना। सामने बिल्कुल सीधा देखता हूँ तो ऐसी रे बनेगी, है ना। समझने के लिए समझा रहे हैं, है ना। तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल इसके पैरेलल है। ये जो नदी का सरफेस है ना, ये वाला, इसके सामने देख रहा हूँ मैं उधर। फिर मेरा मन हुआ कि नीचे देखूँ नाव को, बोट को, तो मैं फिर नीचे देखने लगा। तो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ज्वाइन करूँ, है ना, इसको मैं इससे अगर ज्वाइन करूँ इस पॉइंट से, तो वो कैसा दिखेगा? तो ये ज्वाइन कर दिया मैंने, है ना, ऐसे ज्वाइन कर दिया इसको, इस पॉइंट को क्लिफ के टॉप से। तो ये जो एंगल है ना हमारा, जो हम किसी भी ऊंचाई से देखते हैं नीचे किसी चीज़ को, तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है उसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम तो क्लिफ से दूर जा रहे हैं, हम बोट पे, नाव पे बैठे हैं, मान लो तो हम क्लिफ से दूर जा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद हम यहाँ से यहाँ चले आए, तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हम यहाँ से देखें तो वो चेंज हो गया, है ना। यहाँ कुछ और था और यहाँ कुछ और हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो इस पॉइंट को अगर हम इससे ज्वाइन कर दें, तो इसको भी ज्वाइन कर दिया हमने। अच्छा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि हम ऊंचे से नीचे देख रहे हैं, ऊंचाई से नीचे देख रहे हैं, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि आगे जाने पर, यहाँ से क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसे, है ना, ये आगे बढ़ रहा है किसी स्पीड से, तो यहाँ तक पहुँचने में मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन घटेगा या बढ़ेगा, ये कैसे जाने? देखो, तो ये जो क्लिफ है ना, ये रिवर के सरफेस से बिल्कुल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है इस पर। कोई भी टावर, कोई क्लिफ, कोई बिल्डिंग तो बिल्कुल ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो हम 90 डिग्री से दूर जा रहे हैं। अगर हम इधर आते, अगर बोट उल्टा आता तो 90 डिग्री के करीब आते। तो अगर मेरा एंगल मान लो यहाँ पे 70 डिग्री है, तो आगे आने पर, इधर आने पर बढ़ेगा, 70 से 75 होगा, फिर 80 होगा, फिर तब जाके 90 होगा। अगर हम इससे दूर जा रहे हैं तो एंगल घटना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? तो जितना ये एंगल होगा, मान लो ये कुछ जो भी एंगल ये है, उससे कम ये वाला एंगल होना चाहिए ना। हम ये भी दिमाग लगा सकते हैं। तो बताओ कि ये जो रेड से और ये जो ब्लू है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा है, और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है रेड से इस वाले तक, यहाँ तक, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा। तो अब क्वेश्चन को पढ़ो कि अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, है ना, क्लिफ से दूर जाते हुए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री 45 डिग्री, 60 से 45 हो गया 2 मिनट में। तो देखो, जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? 2 मिनट्स, है ना। इस पॉइंट से बोट को इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा वो हमें बताया गया है कि 2 मिनट में बोट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, है ना। ध्यान से समझना, ये हो गया 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ओके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका चेंज हो गया। तो बोला है कि 60 से 45 हो गया, तो कौन 60 कौन 45? हम तो ऊपर के वजह नीचे भी बता सकते थे, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं ना कि एंगल दूर जाने पर घटता है। यहाँ 90 से दूर जाओगे तो घटेगा। तो ऐसे भी यहाँ भी दिख रहा है कि किसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा है, रेड से इस वाली लाइन तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा है, तो ये 60 होना चाहिए, है ना, ब्लू वाला। और जो ब्लैक है ना, वो तो कम दिख भी रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये 45 होगा। और हमें ये भी, हम एग्ज़ाम में तो ये बनाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट हम ये भी बना सकते हैं अपने काम का कि अब इन दोनों में देखो ये 60 डिग्री कौन सा होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो जेड जैसा फिगर बन रहा है ना, ये रेड को देखो, ऐसे देखो, ये जेड जैसा फिगर बन रहा है। तो इंटीरियर
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है वो बराबर होते हैं, सेम होता है ना, दो पैरेलल लाइन और एक इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। तो अगर ये 45 है इस रेड और इस ब्लू का, ये वाला 45 होगा। हम भी जानते हैं दोनों में से, देखो दोनों में से कोई एक 45 डिग्री होगा, कोई एक 60 डिग्री होगा। कौन 60 कौन 45, ऊपर देखना ही नहीं, तो नीचे ये 60 होना चाहिए, है ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है तो 90 से आगे जाने पर देखो घटेगा, यहाँ से आगे चलेगा तो ये 45 हो गया। ये तो समझ में आ गया हमें, है ना, क्लियर। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। देखो मुझसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर। इस बोट की स्पीड बतानी है कि यहाँ से यहाँ 2 मिनट में जब पहुँचा तो स्पीड कितनी रही होगी, जो 2 मिनट में 60 डिग्री से 45 डिग्री एंगल हो गया इसका। सिंपल है। तो मैंने नाम रख दिया है, कुछ भी नाम रख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ए बी सी और डी कह दिया, किसी को भी कुछ भी बोलो, बस हमें तो एंगल निकालने से मतलब है। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखें, कौन से ट्रायंगल में, ए बी सी में, जल्दी सॉल्व करते हैं। ये एंगल है 45 डिग्री, तो इस पूरे ट्रायंगल में अगर मैं 1045 डिग्री लगाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये बेस मिल जाएगा पूरा, है ना, 1045 डिग्री लगाने से। तो हमेशा याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद और अपॉन में हर हर भोले। इसमें जो पहला वाला है वो है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दूसरा वाला है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थर्ड है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो है टेन थीटा। तो हमें तो टेन थीटा लगाना है, सबसे आसान ये रहेगा, क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज से मतलब ही नहीं, मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए ही नहीं, मेरा काम तो बेस में है ना। तो परपेंडिकुलर अपन बेस लगाना सही रहेगा, क्योंकि इसी के पास परपेंडिकुलर है और इसी के पास बेस है। मुझे परपेंडिकुलर मालूम है, मुझे एंगल मालूम है, मुझे बेस चाहिए, तो मैं टेन थीटा यूज़ करूँगा और कोई नहीं यूज़ करना है। तो अगर मैं 1045 डिग्री लगाऊँ इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले में, देखना ध्यान से, 1045 डिग्री वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें थीटा के सामने वाला एंगल के सामने हमेशा अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, 150 मीटर, जो क्लिफ की हाइट है, तो 150। बेस जो बच गया 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, ये भी हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है, बचा हुआ हमेशा बेस होता है। तो ये नीचे क्या है, ए से सी तक बेस, तो वो ए सी मुझे मिल जाएगा यहाँ से, वो तो पता है नहीं, ए सी लिख देता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ से ए सी निकल गया क्या, क्योंकि 1045 होता है 1, 1045 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। अरे यार पेज क्यों भाग रहा है, 1045 डिग्री होता है 1, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी आ जाएगा 150। ये सिंपल है। यूनिट क्या लिखूं बताओ, मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, ए से सी तक की डिस्टेंस है, इसलिए मीटर होगी यूनिट। तो ये आ गया मेरा 150 मीटर। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 150 मीटर मिल गया। अगर मैं 1060 डिग्री लगाऊँ तो मुझे ए से डी तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो 1060 क्या होता है, यहाँ पे मैं 1060 लगा रहा हूँ, 1060 वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 150, 150 मीटर, है ना। और बेस क्या हो जाएगा, ए डी। 1060 कितना होता है ये कौन बताएगा, ये होता है √3। 1060 डिग्री कितना होता है, √3, तो ये हो जाएगा √3, है ना, इक्वल में 150 अपॉन में ए डी। इतना ठीक है। ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए डी आ जाएगा 150। यहाँ पे देखना 150 अपॉन √3, हम √3 को नीचे नहीं रखना चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते अगर हमें आगे चल के डिवाइड करना पड़े √3 से, क्योंकि ये 1.73 होता है, तो बहुत ख़राब वैल्यू है इसकी, है ना। 1.73 से किसी चीज़ को डिवाइड करना बेकार होगा, तो बेहतर होगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, है ना। चाहो तो रहने दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा आसानी पड़ेगा। तो इसमें √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें, है ना, ऊपर भी √3 से नीचे भी √3 से, रैशनलाइज कर रहे हैं ना। तो देखो √3 तो 3 हो जाएगा, ये तो समझ में आ रहा होगा। देखो √3 इंटू 3, वो देखो 150 लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, √3 नीचे आ गया 3, है ना, ये मल्टीप्लाई ओके, तो 3 ये हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 0 लगाइए पहले से, तो ये तो आ गया अपना 50√3। ये आसान सा दिख रहा है ना, ये सही है। ऐसी वैल्यू रखोगे, मल्टीप्लाई में √3 को रखेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, है ना, बल्कि डिवाइड में नहीं रखना है। हमेशा कोशिश करो कि डिवाइड में उसको नहीं रखने, रूट वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई में रखना है। तो ये 50√3 है क्या, कहाँ की डिस्टेंस है, ए से डी तक की डिस्टेंस है। तो अब देखो ये ए से सी तक पूरा 150 मीटर है जो निकाला था, ए से डी तक 50√3 मीटर है। तो क्या हम डी सी निकाल सकते हैं, डी सी कितना दूर होगा, तो पूरे में से इतना हटा दिया, पूरे ए से सी तक डिस्टेंस में से इतने में से इस वाले को हटा दें, तो ये जो बचेगा वो ये मिल जाएगा हमें।
तो 150 में से हम माइनस कर दे रहे हैं। देखो तो क्या क्या निकाल रहे हैं हम, डीसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे 150 में से हमें इसको माइनस करना है 50√3 को। इतना क्लियर है? यहाँ से तो 50 कॉमन आ जाएगा, है ना, 50 दोनों के पास है, 50 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा अंदर में 3, 53 × 150 होता है, माइनस यहाँ 50 बाहर आ ही गया तो यहाँ बचा सिर्फ √3। तो ये हमारा डीसी आ गया। क्या आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। ये सही है इतना। अब देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा है स्पीड, किसकी स्पीड, नाव की, बोट की। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड का मतलब है कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में हम कितनी दूर चले, वही स्पीड बताता है कि 1 घंटे में हम कितनी दूर गए, तो वो स्पीड है। तो यानी कि स्पीड को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो स्पीड को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हमने कवर किया पर यूनिट टाइम, यानी कि कितने समय में, कुछ समय में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना। अब यूनिट देखो इसकी मुझे बोला है कि ये जो बोट है इसको यहाँ से डी से सी तक जाने में 2 मिनट लगता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर मिनट्स, है ना। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन में डायग्राम में सारे जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, डिस्टेंस सारे किस में रखे हैं हमने, मीटर में। टाइम जो हमारा है ये 2 मिनट्स है, तो मिनट्स में है। लेकिन तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उन्होंने हमसे मिनट्स में नहीं पूछा है, मीटर पर मिनट नहीं पूछा है, मीटर पर आवर बोला है, मीटर पर आवर। यहीं ये खेल गए, यहाँ पे गलती हो सकती थी, मीटर पर आवर। तो अब ध्यान से देखो, मुझे स्पीड निकालनी है, मुझे क्या निकालना है, स्पीड किसकी, बोट की निकालनी है जब वो डी से सी तक गया, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पीड डी से सी, डी से सी जाने पर जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है डी से सी तक का, डी से सी तक का डिस्टेंस क्या है, 50, ये वाला 50 ब्रैकेट में 3 माइनस √3, 53 माइनस √3, ये है डिस्टेंस। टाइम क्या है, टाइम देखो 2 मिनट लिखा हुआ है ना, 2 मिनट्स। तो क्या इसको आवर में कन्वर्ट कर सकते हो 2 मिनट को, क्योंकि हमें तो आवर में चाहिए, हमें स्पीड जो पूछा गया है हमें वो हमें मीटर पर आवर में पूछा गया है ना, हमें मीटर पर मिनट्स में नहीं चाहिए। तो हम 2 मिनट्स नहीं रखेंगे, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बताओ इसको कैसे कन्वर्ट करें 2 मिनट को आवर में। तो देखो हमें क्या पता है कि 60 मिनट में 60 मिनट, 60 मिनट्स में क्या होता है, क्या होता है, 1 घंटा होता है, 1 आवर। 1 आवर कब होता है, जब 60 मिनट बीतता है। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, इसको 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा ना, कम हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा, दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दिया तो 1/60 आवर हो जाएगा 1 मिनट में, है ना। अब मुझसे पूछा है 2 मिनट में, तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 1 रुपये में इतनी टॉफ़ी मिलती है, 2 रुपये की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, है ना। तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 2/60। ये समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा 2/60, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/60 आवर 2 मिनट में, बस ये कन्वर्ट हो गया। तो ओरिजिनल जो यहाँ पर हम टाइम रखने जा रहे थे, यहाँ थोड़ा रुके क्योंकि मिनट में रख नहीं सकते, आवर में रखना है, तो हम 2 मिनट की जगह 2/60 आवर रखेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टाइम, 2/60। देखो मैं 60 को भेज सकता था ऊपर, लेकिन कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाए, उससे अच्छा है कि ऐसे लिख दिया जाए। और ये मीटर में है, ये आवर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारा बिल्कुल सही है, मीटर पर आवर। इतना ठीक है, 60 को ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 53 माइनस √3। देखो 60 तो 2 से कट जाएगा, यहीं पे काट लिया जाए, 230 या 60। अब ये 30 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, है ना, 30। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ यूनिट बची कि मीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड है। अब इसको थोड़ा और सजा लो, 50 × 30 हो जाएगा 1500, और ब्रैकेट में 3 माइनस √3। ये सही आ रहा है। तो अंदर में क्या बचा, 3 माइनस √3। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, हो सकता है आंसर दूसरे तरीके से लिखा हो, मैं अभी बता रहा हूँ ना। इसमें एक चीज़ और सिखाता हूँ कि फिर 1500 ये सही लिखा हुआ है, पहले मीटर पर आवर आ गया, ये हमारा आंसर है, यहाँ ख़त्म हो गया। अब इसके आगे हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अब इसमें से चाहो तो √3 कॉमन भी ले सकते हो ना। कुछ लोग ऐसा हो कि तुमने ये वाला आंसर देखा हो और तुमको लगे ये गलत है, तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे 1500 लिया और √3 कॉमन ले लो, यहाँ √3 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ अंदर में बताओ क्या बचेगा भाई। √3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो जो 3 आ जाए, तो वो √3 है। और यहाँ पर मुझे √3 चाहिए, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए।
समझ में आ रहा है? और वापस से अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, √3 इंटू √3 3, और वो माइनस लगाई है और √3 को 1 से किया तो √3 आ गया। तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको मीटर पर आवर ना, कन्फ्यूज नहीं होना है, आंसर के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। देखो ये ऐसा था, सिंपल है, ठीक।